Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अभी अपनी करंटली क्लासेस चल रही है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए RRB, KGMU, नॉर्सेट 8, तो इन सब के लिए अपने जो है डेली अपनी लाइव क्लासेज है जहाँ पे अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सोल्व करते हैं जो कि जिनके आने की प्रोबेबिलिटी या फिर इन टॉपिक्स में से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आपको जो एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी हाईली सिलेक्टिव एमसीक्यूज को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं जो कि एग्जाम में रिसेंट ट्रेंड के अंदर पूछे भी जाते हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। इसके अलावा अपनी खुद की टेस्ट सीरीज़ भी है इन सब एग्जाम्स के लिए बेटर प्रिपरेशन के लिए आपको। तो एक बार के लिए मैं आप सभी को वो सब भी रिकमेंड करूँगा ताकि काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल किया हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तो आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। सपोज 500 बच्चे भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ हमारा दे रहे हैं, हर पेपर को दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, इन 500 में से। तो वहाँ पे तो एग्जाम में लाखों फॉर्म भरे हुए होते हैं, तो अगर आप 500 में स्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप लाखों में कैसे स्टैंड कर पाओगे। तो एक तरीके से टेस्ट सीरीज मस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आप सभी को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ज़रूर एक बार के लिए कंसिडर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, which screening test is likely to be used by a neonatal nurse to detect developmental dysplasia of hip। तो कौन सा ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो एक न्यूनेटल नर्स जो है यूज करेगी ताकि वो डिटेक्ट कर सके किसको, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप को। ऑप्शंस है अपने पास में बार्लोज मैन्यूअर, पावलिक मैन्यूअर, गॉवर्स मैन्यूअर या फिर एलिस मैन्यूअर। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के बारे में स्क्रीनिंग टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे? बार्लोज मैन्यूअर, पावलिक मैन्यूअर, गॉवर्स मैन्यूअर या फिर एलिस मैन्यूअर। तो क्या रहेगा अपना आंसर? कौन सा यहाँ पे असेसमेंट जो है यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा? तो देखिए इसको जो हम और किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले अगर हम ध्यान देखें डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, और किस नाम से जान सकते हैं तो कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया भी कहते हैं इसको हम। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि कंजेनाइटली कुछ मालफॉर्मेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एसिटाबुलम है, उसमें कोई किसी प्रकार का मालफॉर्मेशन हो गया, या फिर प्रोक्सिमल पार्ट है फीमर का, उसके डेवलपमेंट में जो है किसी प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जब बच्चा बोर्न होता है जिसके साथ में एक कंडीशन डेवलप हो सकती है, उसको क्या, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। अब देखिए इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स में जो नंबर 1 है वो है डिसलोकेशन। मीनिंग क्या हो गया इसका कि फीमोरल जो हेड है वो कंप्लीटली आउटसाइड है किससे, एसिटाबुलम से, ठीक है। फीमोरल जो है जनरली एसिटाबुलम के अंदर उसका हेड प्लेसमेंट रहता है, बट इसका एक टाइप होता है डिसलोकेशन डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। तो उसमें क्या होता है कि फीमोरल जो हेड है वो एसिटाबुलम से आउटसाइड रहता है। सेकंड जो इसका टाइप है वो है सबलुक्सेशन। सबलुक्सेशन का क्या मतलब होता है कि जो फीमोरल हेड है जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियली आउटसाइड है, कंप्लीट नहीं है जैसे डिसलोकेशन में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबलुक्सेशन। तो सबलुक्सेशन टर्म का मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है, पार्शियली डिसलोकेटेड। थर्ड वन इसका जो टाइप है वो है डिसलोकेटेबल। डिसलोकेटेबल का क्या मीनिंग हो गया कि एग्जामिनर अगर चाहे तो उसको जो यहाँ पे नॉर्मली वो डिसलोकेट कर सकता है, मतलब वो इजीली डिसलोकेट हो जाता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो वो डिसलोकेटेबल है, ओके। और एक
टाइप होता है वो है सबलुक्सेबल, कि मतलब फ्यूमरल जो हेड है वो लूज कनेक्टेड है एसिटाबुलम से। तो जनरली इस प्रकार के हम टाइप समझ सकते हैं यहाँ से। एक और कंडीशन जो मेन आपका जो टॉपिक है जैसे डिस्प्लेजिया, नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का क्या मतलब हो गया कि अबनॉर्मली शेप्ड हिप जॉइंट, कि हिप जॉइंट जो है यहाँ पे वो कैसा है, अबनॉर्मली है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। तो मतलब इन चार टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब इन चार टर्म्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं साथ में डिस्प्लेजिया के। अब जो है आपको पूछा गया है विच स्क्रीनिंग टेस्ट इज लाइकली टू बी यूज्ड बाय ए न्यूनेटल नर्स टू डिटेक्ट डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इस मेन्यूअर को हम क्या बोलते हैं, बार्लोज मेन्यूअर। तो बार्लोज मेन्यूअर के अंदर हम क्या करते हैं कि इस प्रोसीजर के अंदर हम करते क्या है, इस मेन्यूअर में करते क्या है, परफॉर्म्ड बाय एडक्टिंग द hip with pushing the thigh posterior। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हिप गोज आउट, मतलब जो हिप है, हिप जॉइंट जो है, हिप जॉइंट गोज आउटसाइड द एसिटाबुलम। तो मतलब इस कंडीशन, ये कंडीशन कैसी हो गई, जब हमने एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करते टाइम पे ये क्या हो गया, डिसलोकेटेबल हो गया। ठीक है, ये वाला मीनिंग यहाँ पे डिसलोकेटेबल हो गया, मतलब क्या हो रहा है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या होगा यहाँ पे, डिसलोकेट हो गया। तो ये कंडीशन, इस मेन्यूअर को हम क्या बोलते हैं, बार्लोज मेन्यूअर। ओके, कि हम जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं और जब हम थाई को पोस्टीरियर की साइड के अंदर पुश करते हैं तो जो एसिटाबुलम के हेड से वहाँ से क्या हो रहा है, हिप जॉइंट जो है, या फिर मैं कहूँ फीमर का जो हेड है वो आराम से क्या हो रहा है, वहाँ से डिसलोकेट हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, या फिर इट इज शोज एज पॉजिटिव साइन फॉर द डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। नेक्स्ट देखिए पेल्विक मेन्यूवर। तो पावलिक मेन्यूवर यहाँ पे काम में नहीं आता है। एक वर्ड होता है क्या अपना, पावलिक हार्नेस। तो जो पावलिक हार्नेस जो होती है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट में यूज में आती है, ट्रीट टू डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। ठीक है, पावलिक हार्नेस, मेन्यूवर का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट देखिए गावर्स मेन्यूवर। तो गावर्स मेन्यूवर किस में काम में आता है, गावर्स मेन्यूवर काम में आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी की कंडीशन में। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी की कंडीशन में क्या मिला, गावर्स मेन्यूवर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, a neonate on ventilator support is diagnosed with trisomy 18. What would be an appropriate action by the nurse? एक न्यूनेट है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, क्या डायग्नोस हुआ उसके अंदर, ट्राइसोमी 18 उसको जो है डायग्नोस हुई है। व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स। अब इस कंडीशन में जो है अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, डिस्कस ए प्लान टू डिक्रीज वेंटिलेटर सपोर्ट एज द लंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर विद द पेरेंट। कि पेरेंट्स के साथ में क्या करना है, डिस्कस करना है कि प्लान टू डिक्रीज वेंटिलेटर सपोर्ट, की कब उसको जो है वेंटिलेटर के सपोर्ट से हटाया जाएगा या फिर डिक्रीज किया जाएगा, जब वहाँ पे उसके लंग्स कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब। प्रोवाइड पेरेंट्स विद इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड प्लान फॉर द न्यूनेट, कि उसके पेरेंट्स को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाए अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड द टेस्ट रिजल्ट टू द पेरेंट एंड गिव देम इन्फॉर्मेशन टू रीड अबाउट ट्राइसोमी 18, कि वहाँ पे उसको पेरेंट्स को ये टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बताएं, फिर उसको जो है इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए कहें कि आप ट्राइसोमी 18 के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करें, या फिर उन्हें जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। रिक्वेस्ट ए मीटिंग विद द पैलिएटिव केयर टीम एंड द पेरेंट टू डिस्कस एंड ऑफ लाइफ चॉइसेस, कि इस कंडीशन में क्या होता है
कि पैलेटिव केयर टीम को बुलाया जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए पेरेंट्स को कि वो उनसे क्या करे, मीटिंग करे और जो एंड ऑफ लाइफ चॉइसेस है उनके ऊपर क्या करे, डिस्कस करे। तो एज ए नर्स इस कंडीशन में आपका एक्शन क्या रहेगा? ट्राइसोमी 18 की कंडीशन है और ट्राइसोमी 18 को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर? तो देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम एक प्रकार से क्या होता है? जेनेटिक कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसको क्या लगाया गया है? वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया है। वेंटिलेटर सपोर्ट पे कब रखते हैं? जब उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? बेस्ट आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्वेस्ट ए मीटिंग विद द पैलेटिव केयर टीम टू एंड द पेरेंट्स टू डिस्कस एंड ऑफ लाइफ चॉइसेस। क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो पर्सन जो अभी यहाँ पे जो नियोनेट है वो कुछ ही टाइम तक जो है लाइव रह सकता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर जो है बच्चा जो है यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस बच्चे की काफी कम हो जाती है और वो तो ऑलरेडी अभी किस पे है? वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अपना क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या होता है एडवर्ड सिंड्रोम, इसके बारे में देखना इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम के अंदर एमसीक्यू। एडवर्ड सिंड्रोम, सबसे पहला एमसीक्यू बनता है यहाँ से कि इट इज द क्रोमोसोम नंबर 18 की यहाँ पे जो क्या है प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर 18 के अंदर? ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो इट इज ए ऑटोसोमल ट्रायसोमी। ठीक है, ऑटोसोमल ट्रायसोमी आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? क्रोमोसोम नंबर 18 में। नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू क्या बनता है? इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्रायसोमी इन लाइव बर्थ। कि जो बच्चे बोर्न होते हैं उनमें यहाँ पे सेकंड मोस्ट कॉमन अगर ऑटोसोमल ट्रायसोमी होनी है तो ये कौन सी होती है? सेकंड होती है। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम कौन सी होती है? सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड कि एडवर्ड सिंड्रोम से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो देखिए, इंक्रीज रिस्क ऑफ नियोप्लाज्म। कि एडवर्ड सिंड्रोम से क्या होते हैं कि बच्चों में यहाँ पे नियोप्लाज्म की रिस्क बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन अगर नियोप्लाज्म की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? विल्म्स ट्यूमर। इंपॉर्टेंट है, प्लीज साथ साथ में अगर नोट बनाते रहिए अगर आपके पास में नहीं है तो। ठीक है, विल्म्स ट्यूमर, इसके में एक तो नियोप्लाज्म की रिस्क होगी, इसके बाद में मल्टी ऑर्गन एब्नॉर्मलिटीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्डियक सेप्टल डिफेक्ट हो गया। ठीक है, कार्डियक सिस्टम से रिलेशन में यहाँ पे डिसऑर्डर्स होगी, इंटेस्टाइन माल फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा मैकल्स डायवर्टिकुलम हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होगी, किडनी डिस्प्लेसिया हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो गया, इस प्रकार की। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है? फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, सीवियर डेवलपमेंटल यहाँ पे इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है बच्चों के अंदर। ये तो हो गई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड अपनी बात। इसके अलावा इनकी बच्चों में क्या रहती है? डिक्रीज रहती है क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए एडवर्ड सिंड्रोम से रिलेशन में। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट साइन एंड सिम्टम्स, कैसा क्या इस बच्चों में फीचर्स देखने को मिलते हैं अपने को। तो देखिए, डिस्निया कॉमन है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट की नीड पड़ती है, डिस्निया हो गया।
हाइपोटोनिया देखने को मिलता है, वीजिंग साउंड इन बच्चों के अंदर कॉमन देखने को मिलते हैं। ओके, इसके अलावा मेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती है। इसके अलावा क्लासिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ओवरलैपिंग फिंगर्स, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगी, लो सेट ईयर्स, ओके, एटसेट्रा। पिगमेंटेशन हो सकता है, रेटिनल पिगमेंटेशन हो सकता है, नोज यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको यहाँ पे जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स की भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन आगे नेक्स्ट बच्चे को ना हो, इस प्रकार से। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। व्हेन डू वी सेलिब्रेट ब्रेस्ट फीडिंग वीक? ब्रेस्ट फीडिंग वीक को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 जून, 1 जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर? तो देखो इजी एमसीक्यू, ज़्यादा डिस्कशन करने की नीड अपने को है नहीं। ब्रेस्ट व्हेन वी डू सेलिब्रेट ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो ये होता है अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक में क्या हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट? अब इनमें से ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो मोस्ट सेंसिटिव है हीट को लेके? ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन या फिर मीजल्स वैक्सीन? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट? ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन या फिर मीजल्स वैक्सीन? क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर? तो देखिए मोस्ट सेंसिटिव टू हीट, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। सिंपल सा एमसीक्यू है। ठीक है, अभी देखो एग्जाम में हम थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट बना के पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वैक्सीन सेंसिटिविटी टू हीट। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सी वैक्सीन। तो सबसे पहले जो वैक्सीन आती है वो आती है बीसीजी। बीसीजी भी कौन सी, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, बीसीजी को अगर हम यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं तब वो यहाँ पे प्रायोरिटी पे आती है ओपीवी से भी। ठीक है, तो बीसीजी के बाद में क्या देखने को मिलता है आपको, ओपीवी। अगर बीसीजी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूट पूरा नाम नहीं है, जैसे यहाँ पे केवल दिया हुआ है क्या, बीसीजी वैक्सीन, करेक्ट आंसर नहीं। अगर ये होता बीसीजी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहती, बीसीजी रहती। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ओपीवी अपना आंसर हो गया क्योंकि बीसीजी के साथ में आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूट लिखा हुआ नहीं मिला है क्वेश्चन में। अभी क्या, ओपीवी इसके बाद में अगर हम देखें तो ओपीवी, ओपीवी के बाद में मीजल्स, मीजल्स के बाद में डीपीटी, डीपीटी के बाद में विदाउट रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी, देन डीटी, देन टीटी, देन हेपेटाइटिस बी, देन जापानीज एंसेफलाइटिस। लीस्ट सेंसिटिव टू हीट कौन सी है यहाँ पे, जापानीज एंसेफलाइटिस। अब एग्जाम में एक एमसीक्यू और भी रिसेंट में ट्रेंड में हुआ है, लाइट सेंसिटिव वैक्सीन। ये कौन सी होती है, तो ये है एक तो मीजल्स एंड दूसरी जो है वो है बीसीजी। ये है दोनों ही यहाँ पे लाइट सेंसिटिव भी होती है। नेक्स्ट देखिए, वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा,
हेपेटाइटिस बी, देन डीपीटी, देन डीटी एंड देन टीटी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अपना आंसर किस क्वेश्चन का था? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बीसीजी, सॉरी, ओरल पोलियो वैक्सीन। बीसीजी कब होता? जब आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन में होता, नहीं तो बीसीजी यहाँ स्टैंड कर रहा है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे एमसीक्यूज में आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। Which of the following seizure is most commonly associated with a staring look in a newborn? तो कौन से सीजर का ये एक कॉमनली एसोसिएटेड टाइप है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है? न्यूबॉर्न के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? स्टेरिंग लुक आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन से सीजर के अंदर न्यूबॉर्न में स्टेरिंग लुक देखने को मिलता है आपको? टोनिक सीजर, क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर या फिर सबटल सीजर? क्या आंसर रहेगा? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? आई फिक्सेशन हो रहा है कि आईज का यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है सीजर जब आ रहा है तब? कोई किसी प्रकार का जर्किंग मूवमेंट वहां पे नहीं देखने को मिल रहा है? फिक्सेशन ऑफ आईज देखने को मिल रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेरिंग। तो देखिए, ऐसी सीजर का टाइप जो होता है वो है सबटल सीजर। ठीक है, तो राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा? सबटल सीजर इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ए स्टेरिंग लुक इन ए न्यूबॉर्न। तो ये एक प्रकार का कॉमन टाइप है न्यूनेटल सीजर का, जिसको हम यहाँ पे सबटल सीजर भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? पर्सन जैसे ओवरलुक्ड जैसे यहाँ पे फील होता है। नेक्स्ट देखिए, टोनिक सीजर। टोनिक सीजर के अंदर क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ फेशियल लिम्स, एक्सियल मसल्स, इनमें सब में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है? क्लोनिक। क्लोनिक सीजर में क्या होता है? जर्किंग मूवमेंट्स। तो ऐसा भी आपको नहीं दिया है यहाँ पे, तो क्या दिया गया है? स्टेरिंग लुक, मतलब एक घूर रहा है वो एक दूसरे को। ठीक है, मतलब उसकी आंखें एक जगह फिक्स हो गई है, वो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये किसी को घूर रहा है, मतलब इस टाइप का लुक कौन सी सीजर के अंदर आता है, ये आपसे पूछा गया था। एंड करेक्ट आंसर इज द सबटल सीजर। मायोक्लोनिक सीजर में क्या होता है? रैपिड एंड अरिथमेटिक रेपिटेटिव जर्किंग मूवमेंट अगर सीजर में आ रहे हैं तो वो कौन सी सीजर है फिर? वो है आपकी मायोक्लोनिक सीजर। ओके, तो ये कुछ सीजर के टाइप है जो बच्चों के अंदर कॉमनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू। हचिंसन टीथ एंड डीफनेस आर सीन इन विच डिसऑर्डर? तो ये जो हचिंसन टीथ और डीफनेस जो है कौन से डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, कंजेनिटल सिफिलिस या फिर टर्नर सिंड्रोम? क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर? हचिंसन टीथ एंड डीफनेस आर सीन इन विच डिसऑर्डर? एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, कंजेनिटल सिफिलिस या फिर टर्नर सिंड्रोम? तो देखिए यहाँ पे जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, कंजेनाइटल सिफिलिस इज द
करेक्ट आंसर। तो कंजेनिटल सिफिलिस एक प्रकार से क्या होता है, कंजेनिटल इन्फेक्शन होता है। तो नाम में पता है, इट इज अ कंजेनिटल इन्फेक्शन। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम। तो ये ध्यान में रखना, सिफिलिस कौन कोज कर रहा है, ट्रेपोनिमा पैलिडम कोज कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या है, कंजेनिटल सिफिलिस। तो कंजेनिटल सिफिलिस जो है मदर टू फीटस में ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये है मैटरनल इन्फेक्शन। अगर मदर को यहाँ पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, तो मदर को इन्फेक्शन कैसा हुआ, बाय सेक्सुअल रूट कॉमनली। तो फिर मदर को जब इन्फेक्शन होने के बाद में ये जो है डायरेक्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है किसके अंदर, फीटस के अंदर। कैन क्रॉस प्लेसेंटा इजीली, ये क्या कर सकता है, इजीली कर सकता है क्रॉस किसको, प्लेसेंटा को। तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन को हमने क्या नाम दिया, वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो अब इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है बच्चे को। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या, बच्चा कैसा हो सकता है, स्टिल बर्थ या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है उसका। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, तो क्या देखने को मिल सकता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हियरिंग लॉस की अगर बात करें, एमसीक्यू में आ जाए कि भाई कंजेनिटल सिफिलिस के अंदर बच्चे में किस टाइप का हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी है, न्यूरोलॉजिकल। अब बात करें हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हेमेटोलॉजिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, हीमोलाइटिक एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। रीनल सिस्टम अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत सारे फीचर्स अपने स्तर पे अलग अलग आएंगे। जीआई सिस्टम अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या होगा, गैस्ट्रो एंटेरोकोलाइटिस या फिर नेक्रोटाइजिंग। एंटेरोकोलाइटिस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, जो लॉन्ग बोन्स है उनमें अबनॉर्मलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मतलब ये होता है क्या आपका कंजेनिटल सिफिलिस। तो अभी ये तो हमने बात की थी किसकी, कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड बात की थी। तो देखो कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी आती है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में नंबर वन कॉम्प्लिकेशन जो है वो है बेंजाथिन पेनिसिलिन कॉम्प्लिकेशन। कि एक यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन डेवलप हो जाती है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, जेरिस हेरेक्सिमर रिएक्शन। तो जेरिस हेरेक्सिमर रिएक्शन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, कंजेनिटल सिफिलिस में, अगर उस बच्चे का ट्रीटमेंट किससे किया जाए, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी से। ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ है, थोड़ा एडवांस लेवल का एमसीक्यू बना है, अगर बनेगा तो अपने यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड। तो देखो दो टाइप के साइन एंड सिम्टम आते हैं, एक आती है अर्ली कंजेनिटल सिफिलिस, और एक जो साइन होते हैं वो है लेट कंजेनिटल सिफिलिस के।
तो ध्यान रखिएगा, अर्ली के साइन अलग होंगे, लेट के साइन अलग होंगे। तो अर्ली कंजेनिटल सिफिलिस के अंदर क्या जनरल साइन की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलता है, एक लो बर्थ वेट रहेगा बच्चे में, हिपेटोमेगाली। अब हिपेटोमेगाली है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लीवर इफेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा डिक्रीज एक्सट्रीमिटी मूवमेंट, मैंने क्या बताया था, लॉन्ग बोन डिसऑर्डर्स होंगे तो डिक्रीज एक्सट्रीमिटी मूवमेंट। ठीक है, मतलब स्यूडो पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस जैसे सिम्टम आएंगे। इसके अलावा और हम बात करें, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या हो सकते हैं, वॉट बन सकते हैं बच्चे की स्किन के ऊपर, जैसे वॉट लाइक लीजन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइनाइटिस उसको हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन कंडीशंस हैं जो अर्ली कंजेनिटल सिफिलिस के अंदर देखने को मिलती है। एक कंडीशन और होती है अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड, जब बच्चा बर्थ लेता है उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अगर कंजेनिटल सिफिलिस की वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड में रिएक्शन होती है। रिएक्शन का नाम क्या है, या फिर इस कंडीशन का नाम क्या है, बार्बर पॉल अपीयरेंस। बार्बर पॉल अपीयरेंस किससे रिलेशन में है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से। क्या मीनिंग हो गया इसका, नेक्रोटाइजिंग फ्यूनाइटिस। अब सबको पता है फ्यूनाइटिस का मतलब क्या हो रहा है, इन्फेक्शन होना अम्बिलिकस कॉर्ड के अंदर। तो बार्बल पॉल अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है अर्ली कंजेनिटल सिफिलिस के साइन एंड सिम्टम्स में। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है लेट कंजेनिटल सिफिलिस, मतलब ये साइन सिम्टम कब डेवलप हो रहे हैं, 2 ईयर लेटर। ठीक है, अर्ली कंजेनिटल सिफिलिस के साइन एंड सिम्टम्स के 2 साल बाद में यहाँ पे ऑनसेट देखने को मिलते हैं। उन साइन सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, लेट कंजेनिटल सिफिलिस। तो इसके कुछ क्लासिकल फीचर्स हैं, जैसे हर एक सिंड्रोम के होते हैं वैसे इसके भी हैं। तो देखिए, अगर हम फेशियल फीचर की हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, फ्रंटल बोसिंग, सैडल नोज, शॉर्ट मैक्सिला, और आपको क्या देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस वगैरह मैंने आपको बता दिया है, सेंसरी न्यूट्रल हियरिंग लॉस आपको देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया फेशियल। इसके बाद में ओरोफेरिंग्स को हम जब असेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या मिलता है, हंचिंसन टीथ, मतलब टीथ जो है वो वाइडली शेप्ड होंगे। ठीक है, वाइड उनमें स्पेस रहेगा टीथ के बीच में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीबिया वगैरह है, उन लॉन्ग बोन्स के अंदर एबनॉर्मलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इन जनरल ये है आपका क्या, कंजेनिटल सिफिलिस। तो मल्टीपल यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज एनोमलीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इस कंडीशन के अंदर। ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर हम बेंजाथिन पेनिसिलिन का हम यहाँ पे इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं, बट ट्रीटमेंट यही है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर था वो कौन सा था, कंजेनाइटल सिफिलिस। ओके, डाउन सिंड्रोम के बारे में, ट्रायोसोमी यहाँ पे होती है कितने नंबर क्रोमोसोम के अंदर, तो 21 नंबर क्रोमोसोम के अंदर। एडवर्ड सिंड्रोम की हमने बात की थी, ट्रायोसोमी नंबर 18। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ओवेरियन हाइपोप्लेजिया सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। कॉमनली सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिल सकती है, वो भी किसमें ज़्यादा, फीमेल्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। A term baby is apneic and has heart rate 90 beats per minute. Bag and mask ventilation is given for 30 seconds. Subsequently, the heart rate is still less than 100 beat per minute. What is the next step? देखो ये क्या पूछा गया, एक बच्चा कैसा है, टर्म बच्चा है, एपनिक हो रहा है, हार्ट रेट कितनी है उसमें, 90 बीट्स पर मिनट। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन उसको दिया गया, बट अभी भी जो है अ, उसकी हार्ट रेट जो है वो अभी भी जो है 100 से कम है। इस कंडीशन में नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, गिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, गिव चेस्ट कंप्रेशन, या फिर चेक चेस्ट मूवमेंट। क्या आंसर करेक्ट रहेगा अपना,
क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? तो देखिए बेस्ट आंसर अपने यहाँ पे क्या रह सकता है, चेक द चेस्ट मूवमेंट। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले चेस्ट मूवमेंट को हमें देखना है कि चेस्ट मूवमेंट वहाँ पे आ रहे नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल बैग एंड मास्क वेंटिलेशन एक प्रकार से क्या है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। तो हो सकता है वहाँ पे जो हम मूवमेंट असेस करेंगे, सबसे पहले मूवमेंट असेस इसलिए करेंगे कि ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बच्चा में अभी जो है एपनिक की रिस्क कितनी है, किस प्रकार से है। ठीक है, हो सकता है कि भाई हम जो बैग एंड मास्क जो वेंटिलेशन के लिए जो बैग यूज में ले रहे हैं उसका जो डायमीटर है वो फेस मास्क वगैरह का वो डायमीटर जो है बच्चे के फेस के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से चेस्ट मूवमेंट ही अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर एपनिया भी जो उसके अंदर ठीक नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखो हार्ट रेट उसके अंदर कितनी है, लेस देन 100 बीट है, मतलब 90 100 के आसपास है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है यही क्वेश्चन के अंदर कि 90 है, बट अभी भी 100 से कम है, मतलब हो सकता है 80 90, बट ठीक है। बट अगर एपनिक हो रहा है बच्चा तो प्रायोरिटी किस पे जानी चाहिए, अपनी रेस्पिरेशन पे यहाँ पे प्रायोरिटी जाएगी। रेस्पिरेशन पे प्रायोरिटी, अब देखो यहाँ पे क्या किया, फिर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी दिया उसको 30 सेकेंड्स के लिए। अब जब हमने ये कर दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या आउटकम आया है। ठीक है, अगर उसका कोई आउटकम ही नहीं आया है तो फिर आप क्या कर लोगे, अगर चेस्ट कंप्रेशन है और यहाँ पे कंटिन्यू कर लोगे तो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको असेस करेंगे, देन वी विल गो फॉर चेस्ट कंप्रेशन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्मल या फिर अपनिया की एपिसोड वगैरह यहाँ पे ठीक हो रहे हैं तब हम क्या दे सकते हैं, फिर यहाँ पे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। रिड्यूस तो कभी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज अपना आंसर क्या जाएगा, चेक चेस्ट मूवमेंट। क्योंकि हमने क्या किया है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि चेस्ट के मूवमेंट्स को देखना है कि वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। 10 hours of 10 hours old baby is planned for examination, expanded new Ballard score is done। देखिए 10 hours ओल्ड बेबी है, उसमें कुछ एग्जामिनेशन प्लान है, एक्सपेंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर हमने यहाँ पे किया है उसमें। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोरिंग इज गिवन टू बेलार्ड स्कोर। अब बेलार्ड स्कोर के अंदर जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोरिंग क्या होगा, -10 to 50, -10 to 40, -20 to 50 या फिर -30 to 50। अभी देखिए एक्सपांडेड न्यू बेलार्ड स्कोर यहाँ पे परफॉर्म किया गया, तो बेलार्ड स्कोर से आपको एमसीक्यू पूछ लिया गया है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर क्या कितना होता है बेलार्ड स्कोर का। जैसे अबगार स्कोर का पूछते हैं, जैसे जीसीएस का पूछते हैं, वैसे ही अब आपको बेलार्ड स्कोर के बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये जो स्कोर आपको पूछा गया है, ये पूछा गया है एक्सपांडेड न्यू बेलार्ड स्कोर स्केल का। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक्सपांडेड न्यू बेलार्ड स्कोर यूज किसके लिए ली जाती है, कहाँ पे काम में आती है। इट इज यूज्ड टू इवेलुएट द फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। ठीक है, तो फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के बारे में बताती है एक इन्फेंट की। ठीक है, जिसके अंदर वो असेस करते हैं कि वो प्रीमेच्योर के अंदर यहाँ पे क्या क्या हमें डिटर्मिनेशंस मिलते हैं और मेच्योरिटी में क्या क्या डिटर्मिनेशंस मिलते हैं। ये सब चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे पूछा गया आपको इस मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोरिंग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, -10 to 50 यहाँ पे क्या रहते हैं, स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मिनिमम -10 एंड मैक्सिमम 50 स्कोरिंग आपको देखने को मिलती है। तो स्कोरिंग का पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45 एंड 50 इस प्रकार के स्कोरिंग रहते हैं इसमें। और यहाँ पे ये तो है स्कोर, और इस साइड में क्या लिखे होते हैं, वीक्स। -10 मिल रहे हैं मतलब कितने वीक पे है अभी बच्चा, 20 वीक पे मतलब प्री मेच्योर। -5 मिल रहा है तो वीक 22 वीक पे है। 0 मिल रहे हैं मतलब 24 वीक पे है। देन 5 मिल रहे हैं मतलब 26 वीक पे, तो +2 यहाँ पे जो है ऐड करते जाओ। और 50 मिल रहे हैं मतलब 44 वीक के ऊपर अभी जो है बच्चे की मेच्योरिटी है, फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, असेस करते हैं एक्सपांडेड न्यू बेलार्ड स्कोर से क्या, फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर मेच्योरिटी को। मिनिमम स्कोर कितना होता है, -10, एंड मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 50। बोलना नहीं है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, आपके नया एमसीक्यू बन के आ सकता है सामने। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। A nurse is receive an 18-month-old child with severe diarrhea and vomiting. एक नर्स रिसीव कर रही है, 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, कंडीशन क्या है उसमें, डायरिया एंड वोमिटिंग, वो भी सीवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट शुड बी यूज टू चेक द पल्स इन दिस चाइल्ड। अब इस बच्चे के अंदर कौन सी साइट से जो है पल्स का असेसमेंट करना बेटर रहेगा, ओके, नर्स के लिए। क्या आंसर रहना चाहिए अपना यहाँ पे, द नर्स इज रिसीविंग एंड 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड, जिसमें कंडीशन क्या है, सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग। तो पल्स कहाँ से असेस करेंगे, रेडियल, पॉप्लिटियल, एपिकल और कैरोटिड। तो देखिए 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग है, तो इस कंडीशन में एक चीज तो अपने सामने क्लियर हो रही है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से और आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग कैपिलरी टाइम। कैपिलरी टाइम भी क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग रहेगा यहाँ पे। अब नॉर्मल रहेगा क्या, स्किन टर्गर, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा, अब नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न। ये सब चीजें यहाँ पे क्या होती है, अब नॉर्मल आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, वीक थ्रेडी पल्स, ठीक है। वीक थ्रेडी पल्स भी आपको देखने को मिलेगी सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर। तो अगर लेस देन 2 ईयर का बच्चा है तो कौन सी साइड से हम यहाँ पे पल्स असेस करते हैं, तो ध्यान रखना एपिकल, ओके, एपिकल। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले रेडियल से कब करते हैं, तो रेडियल से कब करते हैं, मोर देन 2 ईयर का बच्चा हो जाए तो करते हैं रेडियल से, और लेस देन 2 ईयर का बच्चा है तो करते हैं कहाँ से, एपिकल से। दैट्स वाई और यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, एपिकल पल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू। In an infant who has been tentatively diagnosed with esophageal atresia, what should be the priority nursing outcome? कंडीशन क्या है, इसोफेजियल एट्रेशिया का यहाँ पे टेंटेटिवली डायग्नोस्ड हुआ है एक इन्फेंट के अंदर, तो यहाँ पे इसका आउटकम क्या रहेगा नर्सिंग का यहाँ पे, ठीक है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग आउटकम के बारे में पूछा है आपको, इसोफेजियल एट्रेशिया की कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। इन्फेंट विल मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम, इन्फेंट विल डेमोन्स्ट्रेट इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, न्यूट्रिशनल स्टेटस विल बी मेंटेन, या फिर पेरेंट्स विल एग्जिबिट इमोशनल हेल्थ। इसोफेजियल एट्रेशिया की कंडीशन के अंदर ऐसा क्या हो सकता है, तो उसको उसकी बेसिस के ऊपर अपना प्रायोरिटी नर्सिंग आउटकम क्या रहना चाहिए।
तो देखिए इसोफेजियल एट्रेशिया हम सब जानते हैं ट्रैकोएसोफेजियल फिस्टुला रिलेशन के अंदर टीईएफ या फिर ये सब कंडीशन के अंदर ये कंबाइंड में रहता है। तो फिर इसोफेजियल एट्रेशिया के अंदर पता है क्या होता है, तो हाई रिस्क आपको देखने को मिलता है। किसका हाई रिस्क देखने को मिलता है? एस्पिरेशन होने का। तो बच्चा यहाँ पे हाई रिस्क पे रहता है, एस्पिरेशन हो सकता है। अगर यहाँ पे फीडिंग वगैरह उसको करवाते हैं इस कंडीशन में, तो हो चांसेस है कि उसको यहाँ पे हाई एस्पिरेट हो जाए। ठीक है, एस्पिरेशन होने के बाद में उसमें न्यूमोनिया वगैरह सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी अपनी क्या जाएगी? इन्फेंट विल डेमोन्स्ट्रेट इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। क्योंकि एस्पिरेशन होगा, एस्पिरेशन अगर होगा तो यहाँ पे जो है ब्रीथिंग उसका जो पैटर्न है वो भी इनइफेक्टिव हो सकता है। तो उसी के लिए अपने को यहाँ पे जाना है, प्रायोरिटी पे जाना है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा देखो एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी यहाँ पे मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। बट इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, वो अपना प्रायोरिटी पे रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। The nurse reviews the record of newborn infant and note that the diagnosis of esophageal atresia with tracheoesophageal fistula is suspected. The nurse expect to note the most likely sign of this condition document in the record. क्या पूछा गया है कि नर्स रिव्यू कर रही है रिकॉर्ड को, न्यूबॉर्न इन्फेंट है तो उसमें क्या डायग्नोस हो रखा है? इसोफेजियल एट्रेशिया विद ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। क्या है? ये सस्पेक्टेड है। तो अब यहाँ पे नर्स क्या एक्सपेक्ट करती है कि मोस्ट लाइकली साइन क्या होना चाहिए इस कंडीशन के अंदर, जिसे वो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करे? रिकॉर्ड करे। चोकिंग विथ फीडिंग, इंसेंट क्राइंग, सीवियर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, या फिर कफिंग एट नाइट टाइम। क्या रहेगा इस कंडीशन में अपना आंसर? इसोफेजियल एट्रेशिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला सस्पेक्टेड है, तो क्या साइन हमें देखने को मिलना चाहिए? तो देखिए इसोफेजियल एट्रेशिया इज मोस्ट कॉमन congenital anomaly of इसोफेगस। तो इसोफेजियल एट्रेशिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है इसोफेगस की। ठीक है, तो मोर देन 90% चांस होते हैं कि वहाँ पे क्या देखने को मिले? इसोफेजियल एट्रेशिया के साथ में ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फिस्टुला की वजह से क्या देखने को मिलता है? तो नियोनेट के अंदर कैसे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम किस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं? फ्रोदिंग, फ्रोदिंग एंड बबलिंग अराउंड माउथ। माउथ के सराउंडिंग यहाँ पे फ्रोदिंग मतलब झाग टाइप के बबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं आफ्टर बर्थ। इसके अलावा साइनोसिस होता है उसमें, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और कफिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैटरनल हिस्ट्री अगर हम देखें तो मदर को क्या हो रखा होता है? पॉलीहाइड्रोमियस। क्योंकि फिस्टुला है तो वो जो है स्वेलोविंग नहीं कर पाएगा बच्चा। यहाँ पे अट्रेशिया है तो स्वेलोविंग नहीं कर पाएगा बच्चा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो उसमें मदर में भी क्या रहेगा? पॉलीहाइड्रो एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर जो अपना पे रहेगा इस एमसीक्यू में क्या रहेगा? चोकिंग विथ फीडिंग। तो जब वो पर्सन एट्रेशिया का पर्सन है, ठीक है, फिस्टुला है, तो जब वो पर्सन क्या करेगा? फीडिंग लेगा तो उसको क्या होंगे? चोकिंग होगा। ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और इसी को ही हमें क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। या फिर या फिर यही वो साइन होगा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड रहेगा, जिसे नर्स एक्सपेक्ट कर रही है कि वो साइन उस डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, टेकोएसोफेजियल फिस्टुला से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते रहता है, पीडियाट्रिक का काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम का यहाँ पे फीचर कौन नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है एडवर्ड सिंड्रोम का फीचर। एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में हमने आज की क्लास में जो है डिस्कस कर लिया है। मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ, हाइपोटोनिया या फिर कंजेनाइटल डिजीज। कौन सी कंडीशन जो है यहाँ पे सीन नहीं होती है एडवर्ड सिंड्रोम के केस में? तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? ट्रायोसोमी 18 सेकेंड मोस्ट कॉमन यहाँ पे ये ट्रायोसोमी रहती है। इसमें होता क्या है देखो, लो बर्थ वेट, इसके अलावा और क्या आपको देखने को मिलेगी? फिंगर्स ओवरलैपिंग, अब जैसे थर्ड फिंगर है और यहाँ पे फिफ्थ फिंगर है, ये दोनों फिंगर क्या कर लेगी? ओवरलैप कर जाएगी किसको? फोर्थ फिंगर को। तो इस टाइप की यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा शॉर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है स्टर्नम। स्टर्नम यहाँ पे कैसी मिलती है? शॉर्ट आपको देखने को मिलती है। रॉकेट या फिर रॉकर बॉटन फीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। माइक्रोसिफिली देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हाइपरटोनिया, ना कि हाइपोटोनिया। आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ? हाइपोटोनिया। तो एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या मिलता है? हाइपरटोनिया मिलता है, ना कि हाइपोटोनिया। इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। 95% केसेस के अंदर आपको मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो इस पेशेंट के अंदर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी कैसी होती है? डिक्रीज होती है। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। वीएसडी हो सकते हैं, पीडीए की केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हमने स्टार्टिंग के अंदर एमसीक्यू सेशन के अंदर अब देख लिया था। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। Early sign of puberty in males is enlargement of testis. In female it is determined by। तो देखो अर्ली साइन है प्यूबर्टी का मेल्स में, एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। तो फीमेल में हम इसको क्या कहेंगे? मेनार्की, मेंस्ट्रुएशन, प्यूबार्की या फिर थैलार्की। तो देखिए सबको पता है इसका आंसर, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो गर्ल्स के अंदर यहाँ पे विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी का जो यहाँ पे हॉलमार्क रहता है वो कौन सा होता है? अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड्स, ठीक है। जो 18 टू 12 ईयर्स की एज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। थैलार्की का साइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बॉयज़ के अंदर यहाँ पे क्या रहता है? टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, ठीक है। जो 9.5 ईयर्स के अंदर यहाँ पे बिगिनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में जो है पेनाइल ग्रोथ वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जैसे वॉल्यूम हैवीनेस वगैरह, वॉइस हैवीनेस वगैरह, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वो अलग चीज़ है। आपको पूछा गया है कि प्यूबर्टी का अर्ली साइन मेल्स के अंदर क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। तो फीमेल्स के अंदर क्या होगा? थैलार्की। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आज को आपका जो वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पे लर्न किए हैं, कुछ न्यू थिंग्स हमने सीखी है। तो कुछ चीज़ें जो है मेरे साथ साथ में आपने भी नोट डाउन की होगी, ये मैं आप लोगों से उम्मीद रख रहा हूँ। क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे, अपने खुद से हाथ से कुछ लिखोगे नहीं, तब तक आपको ब्रेन के अंदर भी प्रॉपर तरीके से स्टिमुलस नहीं मिलेगा और अच्छे से कैच नहीं हो पाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो नोट बुक लेके बैठना है मेरे एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है, ताकि एक तो लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर हेल्प मिले, प्लस जो हम लिख रहे हैं वो हमें क्या रहता है? याद रह जाता है लंबे टाइम तक। जब भी फिर आप इनसे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू सोल्व करते हो या फिर यहाँ पे कुछ न्यू एमसीक्यू मिलता है तो आप उसके अंदर लिख लिया कीजिए, ताकि आपको फर्दर ये बार बार ये एक वीडियो देखने का आपको नीड ना पड़े। एक वीडियो से आप जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप गेन कर सको, इसके लिए रिटर्न जरूरी है साथ साथ में। तो
इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए वापस से मैं बताना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज़ मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी हाईली सिलेक्टिव एमसीक्यूज़ के साथ हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई है, तो जिसके लिए आप सभी को मैं टेस्ट सीरीज़ रिकमेंड करूँगा अपनी आरआरबी केजीएमयू के लिए, नोट सेट 8 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेली अपने पेरेंट्स से बात कीजिए ताकि आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहे। आपको कहीं से, किसी भी यूट्यूब से, किसी भी अन्य प्रकार का मोटिवेशन की आपको नीड नहीं पड़ेगी अगर आप अपने पेरेंट्स के टच में हो तो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।